मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसे के बाद मरकजी वजीर रेल अश्विनी वैष्णव ने जलपाईगुड़ी का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच जारी है। इंतजामिया हालात पर बारीक बीनी से नजर बनाए हुए है। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में पटरी से उतरी ट्रेन में अब तक 9 अफराद की मौत जबकि 40 के करीब जख्मी हुए हैं। ट्रैक को दुरुस्त करने का काम जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि आज आमदोरफ्त के लिए ट्रैक को दुरुस्त कर दिया जाएगा। जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसा मामले में आला सतह की जांच का हुक्म दिया गया है। और ट्रैजिक एक्सीडेंट है। हमने रेस्क्यू ऑपरेशंस कल कंप्लीट किए। रेस्क्यू ऑपरेशन सब कंप्लीट किए। स्टैट्यूटरी इंक्वायरी भी चालू कर दी है और मैं पर्सनली यहाँ पे आया हूँ। कल हमने कंप्लीट रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट किए और इसकी स्टैट्यूटरी इंक्वायरी भी चालू की है। मैं खुद यहाँ पे साइट पे आया हूँ और जितनी हमारे दिवंगत पैसेंजर हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले ऐसी मेरी प्रार्थना है और जो इंज्योर्ड पैसेंजर्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी कंटिन्यूसली इस पूरे एक्सीडेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, मुझे यहाँ पे आधे 1 घंटे का आप समय दो, मुझे पूरा ढंग से इसका इंस्पेक्शन करने दो, उसके बाद में मैं आप सबसे वापस मिलूंगा। So I was supposed to travel from New Jalpaiguri to Guwahati, but unfortunately the train got derailed at Mainaguri about 5 p.m. in the evening yesterday. I was in the coach S3. All the coaches after mine were derailed. Thankfully ours wasn't. I got out. Things were pretty disturbing because I could see a lot of people injured badly. I could see people were dead in front of my eyes. And it was dark, but somehow a local person from Mainaguri took me to a lodge. Later in the evening, I actually tweeted Twitter to help me to reach to Guwahati, and thankfully they responded to me as soon as possible. And one person from the railway called me up, and he actually waited me at the railway station to help me board the train that was running specially for people to reach Guwahati yesterday night. So the train took off at 11 p.m. at night yesterday, and we have reached in Kamakya Junction at 7:35 in the morning on 14th January. And I really thank the New Jalpaiguri division for helping us people to reach Guwahati on time, and also rescuing people from the site yesterday, because I think I will never forget this in my life. But thanks so much Indian Railways. 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की गहमा गहमी हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है। सियासी जमातें पहले महाज के लिए कमर कस रही हैं। पहले मरहले के लिए कुछ जमातों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है, तो कुछ जमातें अनकरीब ही उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने वाले हैं। पहले मरहले के चुनाव के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होगा। कागजात नामजदगी 21 जनवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 27 जनवरी है। कागजात नामजदगी दाखिल करने के अमल में कोरोना ज़ाबित का खास ख्याल रखना होगा। यूपी में 7 मरहलों में चुनाव होंगे। 10 फरवरी को पहले मरहले में 11 अजला की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। उनमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ शामिल हैं। 2017 इंतखाबात में बीजेपी ने इन 58 सीटों में 53 में हलकों में जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 2-2 सीटें और 1 सीट आरएलडी को मिली थी। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा है कि यूपी इंतखाबात में शिवसेना 50 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। इस सिलसिले में राकेश टिकैत से बात हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जानकारी में बीजेपी के 10 और भी लीडरान पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि अवाम और लीडरान दोनों बीजेपी से परेशान हैं। के बाद घर गए थे, परिवार में गए थे। हमारा उनका एक रिश्ता है। उद्धव ठाकरे जी ने भी उनसे कल फ़ोन पर बात की, मुख्यमंत्री जी ने, और उनको कहा कि लड़ाई बहुत लंबी है, अब तक ख़त्म नहीं हुई, हमको और लड़ना है। तो हमने बात तो की, बहुत जगह पे हमारी बात चल रही है, लेकिन 50 तक सीटें हम ज़रूर लड़ेंगे। 50 या 100 के बीच हमारी सीट
हम लड़ने की हमारी तैयारी चल रही है। मैंने कल कहा कि ये आंकड़ा, ये नंबर अब बढ़ता जाएगा। अब देखिए 5 साल से जिस तरह से लोग दबाव में काम कर रहे थे और काम तो कुछ नहीं हुआ है, इवेंट हो रहा है। इवेंट मैनेजमेंट यानी सरकार चलाना नहीं। प्रदेश के लोगों के जो प्रश्न है वो तो वैसे ही है। सिर्फ 80% वर्सेस 20% करने से ध्रुवीकरण हो सकता है मतों का, लेकिन राज्य का विकास नहीं हो सकता है, देश का विकास नहीं हो सकता है। वो हम देख रहे हैं। कल भी इतने लोग मुझे मिले, बेरोजगार लोग मिले, परेशान लोग मिले। वो परिवर्तन चाहते हैं। और जब अपने मंत्री छोड़कर जा रहे हैं, प्रमुख मंत्री, ओबीसी के नेता, तो आप समझ लीजिए कि हवा किस दिशा में जा रही है। यूपी में बीजेपी को अलविदा कहने वाले बीजेपी के लीडर आज समाजवादी पार्टी में बाकायदा शामिल होंगे। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान 8 से ज्यादा बीजेपी लीडर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। उनमें 3 वज़रा भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य समेत दीगर लीडर बीजेपी छोड़ सपा में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। बीजेपी से नाराज इन लीडरों का इल्जाम है कि मौजूदा हुकूमत दलितों, पसमानदा तबकात और अक़लियतों को नजरअंदाज किया गया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता मंगल से जुमेरात तक स्वामी प्रसाद मौर्य, विभूति सागर, रोशन लाल वर्मा, विनय शाकिया, अवतार सिंह, दारा सिंह चौहान, ब्रिजेश प्रजापति, माधुरी वर्मा, के शर्मा, जय चौबे और बाला प्रसाद अवस्थी बीजेपी छोड़ चुके हैं। मौर्य, जौनपुर से आया हूँ। तो वो आज दिन आ गया। जी हाँ, ज्वाइनिंग होनी है जी। नहीं, हम लोगों ने नाम सुनकर के स्वतः आए हैं, और मैं ही नहीं, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। पूरे प्रदेश से आ रहे हैं। प्रदेश के सीमावर्ती जो इलाके हैं उससे भी चारों तरफ से लोग पहुँच रहे हैं। सर, हम संभल से आए हैं। यहाँ पे क्या करने आए हैं? मौर्य जी के उसमें आए हैं। बुलाया गया था आप लोग? नहीं, अपने आप आए साहब। हम तो लगभग 100-150 लोग आ रहे हैं हमारे, और पीछे हैं काफ़ी कोहरे वोहरे की वजह से सब रास्ते में अटके भटके चल रहे हैं, और कल तक सिलसिला जारी रहेगा आने का। आज हम यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी ग्रहण करने आए हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग, सैनी शाक्य मौर्य कुशवाहा समाज के लगभग। जनता पार्टी का नेतृत्व है, वो सारी परिस्थितियों पर निगरानी रखे हुए है। इस्तीफा देना कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हो रहा है। योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। राजनीतिक संस्कृति का बदलाव हुआ है। आम जनता राहत महसूस कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, मणिपुर में भी और गोवा में भी सब जगह सरकार बनाने में सफल होगी। देखिए, दरअसल कुछ लोग राजनीति में ऐसे होते हैं जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, तो उनको कौन रोक सकता है लोकतंत्र का। उधर एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज लखनऊ में हो सकती है। जराये के मुताबिक टिकटों की तकसीम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जा सकती है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी और बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों पर तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी ने 72 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। असेंबली चुनाव के लिए एसपी आरएलडी ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त 29 उम्मीदवारों के नामों पर मुश्तमिल है, जिसमें आरएलडी के 19 जबकि समाजवादी पार्टी के 10 उम्मीदवार हैं। जयंत चौधरी ने ट्विटर पर यह फहरिस्त शेयर की है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शुमाली हिंद शदीद सर्दी की जद में है।
घने कोहरे की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। कड़ाके की सर्दी से मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रही है। सर्द हवाओं के सबब दिल्ली का दर्जे हरारत भी मुसलसल गिर रहा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में बारिश की पेशेंगोई की है। और जो है हम ड्यूटी जा रहे हैं वसंत विहार और स्कूल। आपने रास्ते में कितना फॉग देखा, कितना फॉग है आज यहाँ? बहुत ज़्यादा है, दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आदमी नज़र भी नहीं आ रहा। हम ड्यूटी जा रहे हैं, दिक्कत बहुत है। आप साइकिल चला के आ रहे हैं, ऐसे में किस तरह की परेशानी हो रही है? जी वही आँख में वो दो और वो आ रहा है, बस खौफ आ रहा है बस। फॉग तो काफ़ी है, आज कुछ ज़्यादा फॉग है और परेशानी बहुत हो रही है। फॉग से दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, टू व्हीलर पे ज़्यादा दिक्कत है। और बात करें तो विजिबिलिटी कितना देख रहे हैं आप? कम दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है, कम से कम 100-150 मीटर के बाद दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे फॉग के अंदर किस तरह की परेशानी आती है गाड़ी चलाने में? आती तो बहुत सारी परेशानी है, ठंड भी लगती है, दिखता भी नहीं है, रिस्क भी रहता है हर चीज़ का। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही धुंध की चादर ने पूरे शहर को ओढ़ रखा है। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली में, जहां पर आप देख सकते हैं कि धुंध के कारण जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफ़ी धीमी है और साथ ही जिस तरीके से धुंध के कारण जो ठंड है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में जो पारा है वो काफ़ी नीचे चला गया है और हल्की सुबह के समय हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 दिन इसी तरीके से ठंड जो है वो बढ़ेगी और 19 तारीख के बाद दिल्ली वासियों को ठंड में थोड़ी निजात मिलेगी, ठंड से थोड़ी निजात मिलेगी। और साथ ही जिस तरीके से ये जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात ये है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भी थोड़ी लोगों को राहत मिली है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क में कोरोना के नए मामले बर्क रफ्तारी से सामने आ रहे हैं। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,64,202 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जो जुमेरात को आए मामलों से 16,785 ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में 315 मरीजों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 1,09,345 अफराद शफायाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के फाल मामले 12,72,073 है। मुल्क में कोरोना से अब तक 4,85,350 अफराद की मौत हो चुकी है। कोरोना और उसके नए वेरिएंट से निपटने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासतों के वज़ीर आला के साथ बातचीत भी की थी। भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के जरिए अजान से साधना में खलल पड़ने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि इंदौर के वकीलों ने लाउड स्पीकर से होने वाली अजान से सूती आलूदगी फैलने का मामला उठाकर एक नई बहस शुरू कर दी है। इंदौर के वकीलों ने लाउड स्पीकर से होने वाली अजान के खिलाफ न सिर्फ दस्तखत मुहिम शुरू कर दी है, बल्कि इसको बंद करने को लेकर इंदौर डिविजनल कमिश्नर और वजारत दाखिला को मेमोरेंडम भी पेश किया है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि उन्हें मेमोरेंडम दिया गया है, जिसकी वो जांच करवा रहे हैं। वहीं कांग्रेस से एमएलए आरिफ मसूद ने इंदौर वकीलों के इक़दाम को नफरत पर मबनी करार दिया है। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। पहले तो एक दुर्भाग्य की बात है कि अधिवक्ता जो हमारे होते हैं वो न्याय दिलाने के लिए और सबको न्याय दिलाने के लिए, तो उन्हें मैं नहीं समझता कि एक पक्ष के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए। तो इससे एक अच्छा मैसेज समाज में और लीगली एक मैसेज अच्छा नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि अजान से ना कभी किसी को पहले प्रॉब्लम थी ना आज। चंद लोग इस तरह से देश में माहौल खराब कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ज्ञापन दिया है उन्होंने, ये सही है। मैंने परीक्षण करने के लिए दिया है, उसके बाद ठीक बात हो पाएगी। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब,
सियासतदान जब मजहबी मामलों में बोलते हैं तो समझ में भी आता है कि सियासत कर रहे हैं, पर जब प्रोफेशनल्स इस तरह का कदम उठाते हैं तो तब ऐसे इक़दाम को कैसे देखा जाए? मुनज़्ज़ा, इस मामले को इस तरह से देखने की जरूरत है कि अगर सोती आलूदगी है, सोती आलूदगी से सभी को परेशानी है। और जब तक आप देखिए इस पहलू को दो तरह से देखिए। एक तो ये कि जब तक लाउड स्पीकर की इजाद नहीं हुई थी तो जितने भी समाज के लोग थे अपने मजहबी रसूमात की जो अदा करते थे बगैर लाउड स्पीकर करते थे। लेकिन लाउड स्पीकर की इजाद के बाद तमाम मज़ाहिब के लोग, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो या फिर सामाजिक प्रोग्राम हो, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है। और अगर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से सोती आलूदगी की बात है तो सिर्फ मस्जिद ही क्यों, तमाम चीजों पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। चाहे सियासी सभाएं हो, चाहे कोई जलसा हो, कोई तकारीर हो, चाहे भजन हो, कीर्तन हो या मस्जिद के प्रोग्राम हो, सब में पाबंदी आयद की जानी चाहिए। वकीलों के जरिए 300 वकीलों के जरिए इस तरह के मेमोरेंडम पेश किया गया है और उसमें मस्जिद के लाउड स्पीकर को जो है निशाना बनाकर एक कहा गया कि इससे सोती आलूदगी होती है। तो सोती आलूदगी अगर मस्जिद के लाउड स्पीकर से है तो मुस्लिम तंजीमों का एक मुतालबा है कि सिर्फ मस्जिद ही क्यों, तमाम चीजों पर है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर जो है बाकायदा जांच करवाए कि कहाँ से कितनी है और या तो इसकी डेंसिटी को जो है वो मुख्तसर किया जाए कि इतने उस पर जो है लाउड स्पीकर को बजाया जा सकता है। दूसरा, यह हुकूमत की सतह पर चाहिए कि हर तरह की इबादतगाहों के पर लाउड स्पीकर पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए ताकि हमेशा के लिए सोती आलूदगी का मामला खत्म हो जाए और किसी तरह का कोई सियासी तनाज़े इस तरह से दोबारा पैदा ना हो। और फिर वकीलों के जरिए, क्योंकि वकील का मामला है कि उसके पास हर तरह के वकील जाते हैं, वो अपने मुकदमा करते हैं। अगर वकीलों के जरिए किसी एक मामले को लेकर इस तरह की पैरवी की जाएगी तो समाज में जिस तरह का मामला मैसेज जा रहा है उसको जो है मजम्मत की जा रही है। चाहे हम भोपाल MLA आरिफ मसूद साहब की बात करें या फिर दूसरी सामाजिक तंजीमों की बात करें, मध्य प्रदेश वज़ीर दाखिला ने साफ तौर पर कहा कि उनके पास मेमोरेंडम आया है और वो इसकी जांच करवा रहे हैं। जांच करवाने के बाद क्या फैसला होता है उस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। मुनज़्ज़ा, तो जो मिली और जो मजहबी तंजीमें हैं वो इस मामले को लेकर के क्या कुछ कदम उठाएंगे? देखिए, मिली तंजीमों का कहना है कि ये शरारत की बात है। हमारी जमीयत उलमा की बात हुई, जो है जमात इस्लामी के लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि साफ तौर पर ये तरह की चीजें जो है शरारत पर मबनी है। और हुकूमत की अगर बात है तो हुकूमत को चाहिए कि सब पर पाबंदी लगा दे। तो हमें किसी तरह के एतराज नहीं, सिर्फ मस्जिद की लाउड स्पीकर पर बात करना ये मुनासिब नहीं है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के साथ साथ सयाहती मकाम गुलमर्ग में वेडिंग शूटिंग करने के लिए म्यांमार से आए हुए सयाहों ने भी लोहड़ी का त्यौहार मनाया। यहाँ पर इन सयाहों ने आग के अलाव रोशन किए और इसके गिर्द इन सयाहों ने खूब गाने गाए। गुलमर्ग में दहकती आग के इर्द गिर्द इन सयाहों ने खूब रक्स करके खुशी मनाई। उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। इन सयाहों के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरानी। ठीक है सर। लोहड़ी का त्यौहार भी है। इस त्यौहार में रात के दौरान यहाँ पे ये प्री वेडिंग शूटिंग भी कर रहे हैं और वे त्यौहार भी मना रहे हैं। और हमारे साथ सीधे तौर पे यही सयाह जो है यहाँ पे जो आए हैं, पाइन व्यू रिजॉर्ट पे ये मौजूद है और यहाँ पे ये सारी शूटिंग हो रही है और ये त्यौहार भी मनाया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह ये यहाँ पे आग जलाई है। इस आग के सामने ये सारी चीज़ें हो रही है। सीधे तौर पर हम बात करेंगे इनसे। जी, सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। सर, आप यहाँ आए हैं प्री वेडिंग शूटिंग के लिए और बड़ा त्यौहार भी है, लोहड़ी का त्यौहार भी है, तो उस बड़े त्यौहार पे ये रात के दौरान आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ पे गुलमर्ग में इस टाइम कश्मीर जैसे कि जन्नत एक कश्मीर बोला जाता है, स्वर्ग जो भारत का स्वर्ग है और एक्चुअल में ये स्वर्ग जैसे ही दिखता है, बिल्कुल स्वर्ग से भी बढ़ के ही है। और हम लोग यहाँ पे प्री वेडिंग शूट में हैं, अदर कंट्री से यहाँ पे शूट कराने आए हैं और बहुत ठंड है इस टाइम पे, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे शूट करते हुए हमारे को। और लोहड़ी का त्यौहार है, हम लोग यहाँ साथ साथ बॉन फायर भी कर रहे हैं, लोहड़ी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ और साइन से भी आप बताएं, आप यहाँ पे आए प्री वेडिंग शूटिंग है, क्या कहेंगे आप? बहुत ही सुंदर जगह है। थोड़ा ठंड लग रहा है लेकिन सीन देखकर अच्छा लग रहा है। यहाँ पर शूट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जगह है, जन्नत है, जन्नत सच्ची में। तो बड़े त्यौहार पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हैप्पी लोहड़ी। लोग ने स्वर्ग कभी देखा नहीं है, हेवन कभी देखा नहीं है, लेकिन हाँ आज का हेवन देख लिया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज बड़ा दिन भी है तो सबको हम सब की तरफ से हैप्पी लोहड़ी एंड विश यू ऑल द बेस्ट।
पूरा कश्मीर में सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे से हमारे साथ व्यवहार करते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बातचीत करके मिलके, तो वी आर वेरी इंजॉइंग। थैंक यू। नाज़रीन, आपने सुना है कि ये जो यहाँ पे प्री वेडिंग के लिए आए हैं और यहाँ लोहरी के त्यौहार के मौके पर, और उन्होंने इसको एक बेहतरीन जगह करार दिया है गुलमर्ग को, और साथ साथ यहाँ पे ये भी बताएंगे कि कोविड के दौरान सोशल डिस्टेंस और मास्क का खास ख्याल रखना चाहिए, और साथ साथ इस गुलमर्ग की हसीन वादियों का लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। रूस और अमेरिका इत्तेहादी अफवाज के दरमियान बातचीत को लेकर रूसी हुकूमत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। रूसी हुकूमत के तर्जुमान क्रेमलिन ने बताया कि रूस और अमरीकी इत्तेहादी फौजियों के दरमियान बातचीत नाकाम रही है। ताहम ब्रसेल्स और जिनीवा ने इस ताल्लुक से मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने दिया है। रूसी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि बातचीत नाकाम रही क्योंकि मीटिंग से कोई ठोस नताइज सामने नहीं आए हैं। अमेरिका और नेटो अफवाज को यूक्रेन की सिक्योरिटी के मामले में खदशा है, जबकि रूस को यूक्रेन के हवाले से मगरबी ममालिक से मुल्क की सलामती से मुतल्लिक अंदेशे पाए जाते हैं। वाज़ेह है कि वियना में 2 मरहलों में बातचीत का सिलसिला जारी रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। केप टाउन में हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में हिंदुस्तानी खिलाड़ी 198 पर आउट हो गए, जबकि जनूबी अफ्रीका टीम के खिलाड़ियों ने 2 विकेट के नुकसान से 101 रन बनाए हैं। हिंदुस्तानी बल्लेबाज पंत की नॉट आउट सेंचुरी के बावजूद हिंदुस्तानी टीम 198 रन बनाते हुए मेजबान टीम को 212 रन का हदफ दिया है, जबकि पंत 139 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर नॉट आउट रहे। इंडिया टीम के दीगर खिलाड़ियों का मुजाहिरा कुछ बेहतर नहीं रहा। टीम इंडिया के कप्तान कोहली 143 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। कोहली के आउट होने के बाद टीम इंडिया का मौक़िफ़ कमजोर हो गया। मैसूर में मुस्लिम नौजवानों ने इंसानियत की एक उम्दा मिसाल पेश की है। मैसूर के केसरी इलाके में मुस्लिम नौजवानों ने एक हिंदू लाश की आखिरी रसूमात की अंजामदही में मदद और ताउन फराहम किया। पिछले हफ्ते लेंगना नामी शख्स की मौत हुई थी। ये वाकया 8 जनवरी बरोज़े सनीचर वीकेंड कर्फ्यू में पेश आया। इस घर में खवातीन ही थीं और एक छोटा लड़का था। महलूक के खानदान वालों ने जब दरख्वास्त की तो मैसूर के सरगर्म समाजी कारकुन अब्दुल कादिर और उनकी टीम ने फौरी तौर पर आखिरी रसूमात के इंतजाम किए। इन मुस्लिम नौजवानों ने अपनी इंसानियत दोस्त खिदमत के जरिए ये पैगाम दिया है। घर पर हमारे साथी गए थे तो वहाँ पर खाली औरतां थे, मर्द माने कोई भी नहीं थे। तो उनकी एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटा भी 8वीं क्लास पढ़ रहा है, छोटा था लड़का भी। तो इसलिए हमने फ़ोन आने के बाद अयूब जी की एम्बुलेंस को बुलाया वहीं पर। तो उन्होंने भी आकर एम्बुलेंस में सारे हमारे साथी केयर सोशल फाउंडेशन के मेरे साथ आकर उनको वहाँ पर जो उनके हिंदू रिवाज से जो काम करना था उसी तरीके से जो हिंदू साथी हमारे थे उन्होंने तरीक़ा बताया।